अस्सलाम वालेकुम। अब ये हमारी जो है वो सेकंड वीडियो होगी, सेकंड लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम लोग इनिशियल फेजेस देखेंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के कोड ब्लॉक्स के ऊपर। सही है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों को प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर पे शुरू कैसे करनी है। तो इसको स्टार्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा आसान तरीका क्या है कि जब आप लोग कोड ब्लॉक्स ओपन करेंगे तो आपके पास एक ऐसी विंडो, एक ऐसी स्क्रीन खुल जाएगी। इसके बाद आप लोगों ने सिर्फ इतना करना है कि आप लोगों ने प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और एन। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा, आपने ये प्रेस करना है। फिर इस तरह से आपके पास जो है वो एक वर्क स्पेस पूरा खुल जाएगा। सही है। अच्छा, अब इसको इस तरह से ओपन होने के बाद हमेशा हर बार अपनी कोडिंग शुरू करने से पहले, अपना स्क्रिप्ट, अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करने से पहले आप लोगों को ये करना है कि आप लोगों को कंट्रोल एस दबाना है। ठीक है, इससे हम लोग नॉर्मल फाइल सेव करते हैं। अब आप इस फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं इसका नाम रख रहा हूँ लेक्चर 01। अब आप जो भी नाम रखें उसके आगे बस आपको ये एक्सटेंशन लाजमी रखना है .cpp, क्योंकि हम लोग C++ के हवाले से कोडिंग कर रहे हैं तो हमारे ऊपर ये चीज़ फ़र्ज़ है कि हम लोग इसको .cpp रखें। जैसे कि टेक्स्ट फाइल की एक्सटेंशन .txt होती है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइल्स होती हैं उसकी होती है .docs। इस तरह से जो है वो C++ की फाइल्स की एक्सटेंशन होती है .cpp। ठीक है, अब जो है वो हम लोग इसको सेव कर लेंगे। तो अब हम लोग इसके अंदर जो भी कोडिंग करेंगे ये लेक्चर 1 नाम की फ़ाइल में, वो कोडिंग हमारे पास कौन सी लैंग्वेज में होनी चाहिए? C++ में। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। जो हम लोग सबसे पहला काम करेंगे हमेशा हर प्रोग्राम लिखने से पहले तकरीबन, वो होगा क्या? #include IOStream। अच्छा, अब इसको बिल्कुल इसी तरह से लिखना है, ऐसा नहीं है कि इसको दूसरे तीसरे नंबर पे लिखना है। सही है, इस तरह से जिस तरह से बताया जा रहा है उसी तरह से लिखना है। इसके बाद INT मेन, और अब जो भी लिखेंगे ना वो काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो होता क्या है कि ये जो सबसे पहली लाइन लिखी हुई है #include IOStream, तो #include हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोगों को कोई भी लाइब्रेरी इंक्लूड करवानी हो अपने प्रोग्राम में। अब इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले लें कि आप लोगों ने जैसे कोई चीज़ बनानी होती है, फॉर सपोज़ यू आर मेकिंग बिरयानी और कौरमा एनीथिंग एल्स, तो हम लोग क्या करते हैं अपनी आसानी के लिए बाज़ार से मसाला बना देते हैं, बनवा के जो होता है पैकेट वो ले आते हैं। क्यों भाई? क्योंकि उसके अंदर हमें ऑलरेडी सब चीज़ें पिसी हुई मिल रही हैं। सही है, तो इसका भी बेसिकली आप यही मकसद समझ लें कि ये जो हमारे पास लाइब्रेरीज़ होती हैं उसके अंदर सर्टेन पीस ऑफ कोड पहले से फंक्शन जो है वो लिखे हुए होते हैं। अब जैसे कि मुझे कोई कोड लिखना है जिसके अंदर जो है वो मैं यूज़र से इनपुट लूँगा, तो उस नाम का एक फ़ंक्शन और उसकी कोडिंग पहले से हुई हुई है, तो मैं उसको बस डायरेक्ट यूज़ कर लूँगा। सही है, जिस तरह से मैं बिरयानी बनाते हुए उसके इंग्रेडिएंट्स को डायरेक्टली यूज़ कर लूँगा, हर एक चीज़ खुद से नहीं करूँगा, उसी तरह से आप इस किसी भी लाइब्रेरी की फ़ंक्शन को देख सकते हैं कि इसका यह फ़ंक्शन होता है। सही है, तो हमारे पास कोई भी लाइब्रेरी इंक्लूड करने का तरीका यही होता है #include, ये बताता है कि हम लोग कोई भी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं। फिर ये जो ये वाले जो पैरेंथेसिस हैं, ये वाले जो ब्रैकेट्स हैं, क्रोकोडाइल ब्रैकेट, इसके बीच में जो हम लोग लिखा हुआ होता है, जैसे ये IOStream लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास हमारी लाइब्रेरी का नाम है। ठीक है, हर लाइब्रेरी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट कमांड्स होती हैं, सब चीज़ें। तो इस लाइब्रेरी के अंदर जो फंक्शंस यूज़ होते हैं उसके अंदर मेनली जो यूज़ होते हैं, मेनली वो होते हैं CN, Cout और बाकी if वगैरह। सही है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे सारे। और इसके अलावा जो ये है इंटीजर मेन। ठीक है, तो इसका आप लोग ये समझें कि ये चीज़ हमारे पास हर प्रोग्राम के अंदर होना मस्ट है। अगर ये नहीं होगी लिखी हुई तो प्रोग्राम नहीं होगा, प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल ऐसी है कि जैसे जब तक हम लोग आग नहीं जलाएंगे तो खाना नहीं बनेगा, उसी तरह से जब तक हम लोग ये मेन को इंक्लूड नहीं करेंगे। मेन मतलब आप समझ लें कि कंप्यूटर की जैसे मेन जो ज़बान होती है, सही है, वो क्या होती है? नंबर्स होते हैं 0101। तो
ये बेसिकली हम लोग उसका पूरा इंटरफेस को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये 2 ब्रैकेट्स लगाए। असल में हम लोग एक लगाएंगे तो दूसरा खुद ही लग जाएगा, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग इसके बीच में जो भी लिखेंगे वो हमारा कोड कहलाएगा। सही है कि हम लोगों ने ये कोडिंग की। अच्छा, अब ये बात का ख्याल रखें कि आपने यहाँ से लिखना है, जैसे ये बीच में इंडेंट हुआ है ना स्पेसेस के बाद, इस तरह से। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं std : cout, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करा, ये std : cout, ये क्या है, ये पूरी एक कमांड है, सही है। और ये cout का काम क्या होता है कि ये जो है वो चीज़ों को प्रिंट करके स्क्रीन पे दिखाती है, सही है। जैसे ये मेरे पास पूरी स्क्रीन खुली हुई है ना लैपटॉप की, तो इसके ऊपर जो भी चीज़ों को ये प्रोग्राम के अंदर शो करवानी होगी, जैसे मुझे जो चीज़ें प्रोग्राम के अंदर ऐसी हैं जो मुझे बाहर आउटपुट पे दिखानी है, मॉनिटर पे दिखानी है, तो वो कौन सी कमांड की मदद से दिखाई जा सकती हैं, ये std : cout। अच्छा, अब क्या होता है, हम लोग जब भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसके अंदर प्रोग्रामिंग करने का बेसिक एक सिंटैक्स होता है, सही है। जिस तरह से आप समझ लो कि हम लोग पाक साफ हुए बगैर नमाज नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, वज़ू ज़रूरी है, सही है। तो सेम इसी तरह से कोडिंग के भी कुछ उसूल होते हैं जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे कि अगर मैंने यहाँ पे ये लगाया हुआ है ना, अगर मैं इसको हटा दूँगा, सही है, तो मेरे पास एरर आ जाएगा, सही है। अभी देखना एरर आएगा, ये क्या आ रहा है, नो टारगेट इन नो प्रोजेक्ट कंपाइलर अननोन, ये एरर नहीं है। इसके नीचे ये देखो लाइन 4 में क्या बता रहा है, एरर एक्सपेक्टेड दिस बिफोर दिस, मतलब इससे पहले इससे पहले जो है ये वाला जो है नीचे वाला, इससे पहले जो मैंने लास्ट कमांड यूज़ की है लाइन नंबर 4 में, उसके बाद मैंने नहीं लगाया ये, सही है। तो और हमेशा ये भी याद रखना कि cout के बाद जो है वो इस तरह से 2 ब्रैकेट्स लगेंगे हमेशा, और फिर इन्वर्टेड कॉमास के बीच में मैं जो भी चीज़ लिखूँगा वो मेरे पास आउटपुट में प्रिंट हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू लेक्चर, तो अब जब मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास ये वेलकम टू लेक्चर प्रिंट हुआ आएगा, सही है। अच्छा, अब रन किस तरह से करते हैं, तो यहाँ पे एक ये दिख रहा है बिल्ड एंड रन, आप इससे रन कर सकते हो। इसके बजाय आप सिंपल जो है वो F9 जो की है उसको प्रेस कर सकते हो, जैसे मैंने F9 की प्रेस किया तो मेरे पास देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया वेलकम टू लेक्चर। अब ये यहाँ पे दिखा रहा है प्रोसेस रिटर्न 0, एग्जीक्यूशन टाइम बता रहे हैं कि इसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगे, और ये प्रोसेस रिटर्निंग क्या होती है, ये सब चीज़ें हम आपको बाद में बताएंगे, सही है। अच्छा, तो अब इसके अलावा क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे बिल्ड और रन अलग अलग भी कर सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है कि जिस तरह से मैंने ये कोड लिखा, सही है, अब मुझे चेक करना है कि भाई मेरे इस कोड के अंदर कोई गलती है या नहीं है, तो उसके लिए मैं सिंपल बिल्ड करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे गलती है। उसके बाद मैं इस गलती को सही करूँगा, मैं दोबारा से बिल्ड करूँगा, ये बता रहा है भाई कोई गलती नहीं है। ये नीचे हम लोगों को बेसिकली यहाँ पे सारी गलतियाँ बता रहा होता है कि भाई आपने कोड के अंदर ये गलती की है। तो IDE का जो फ़ायदा होता है वो यही होता है। इसके बाद जो है मैंने बिल्ड कर दिया, तो अब मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास रन हो गया। मोस्टली लोग क्या करते हैं, मोस्टली लोग डायरेक्ट जो है वो F9 प्रेस करते हैं ताकि बिल्ड और रन दोनों साथ साथ हो जाए, सही है। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों को फॉर सपोज़ अगर मुझे बार बार बहुत सारी चीज़ें प्रिंट करवानी है, सही है, जिस तरह से मुझे अब प्रिंट करवाना है std : cout माई नेम इज़ जावेद, सही है। तो अब क्या हो रहा है, मुझे बार बार ये लिखना पड़ रहा है, हर बार जब मैं cout वाली कमांड यूज़ कर रहा हूँ उससे पहले मुझे बार बार ये std : लिखना पड़ रहा है। ऐसा करने से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इधर #include IOStream के बाद लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std, सही है। ये बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है, इतना ही गैप रखना है, नेम स्पेस के बीच में गैप नहीं रखना है, जैसे लिखा हुआ है एज इट इज़। अब क्या होगा, अब अगर मैं cout से पहले ये std : हटा दूंगा तो भी मेरे पास जो है वो, सॉरी मैंने यहाँ से cout ही हटा दिया, तो भी मेरे पास ये
काम करेगा। ठीक है, ये आ गया वेलकम टू लेक्चर माय नेम इज़ जावेद। अच्छा ये क्या है, ये हमारी ख्वारी से बचने के लिए कि हम लोग बार बार STD कॉलन कॉलन ना लिखें। ठीक है, अब क्या है कि अब देखो आप वेलकम टू लेक्चर और माय नेम इज़ जावेद, इसके बीच में गैप नहीं है। ठीक है, इसके बीच में कोई भी गैप नहीं है। अब इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट्स सी दैट, इसको हम लोग यहाँ से क्लोज करेंगे। देखो अगर मुझे एक ही लाइन में लिखना है और बीच में थोड़ा सा गैप लिखना है तो फिर मैं यहाँ पे एक स्पेस डाल दिया मैंने। अब देखो थोड़ा सा गैप आ गया, सही है। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ये जिस तरह से मेरे पास ये PPT बनी हुई है, इसको आप लोग देख सकते हैं। अच्छा तो इसके अंदर क्या है कि एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं मेरे पास कुछ, सही है। जैसे कि ये होता है बैकस्लैश n है जैसे मेरे पास, तो इसका काम क्या होता है, यहाँ पे पढ़ो, न्यू लाइन पोजीशन द स्क्रीन कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। अगर मुझे जो प्रिंट करवाना है वो मुझे अलग अलग लाइन में करवाना है, जैसे कि मेरे पास वेलकम टू लेक्चर एक लाइन में हो और माय नेम इज़ जावेद जो है वो दूसरे लाइन में लिखा हुआ है, तो वो किस तरह से करवाएंगे, वो हम लोग करवाएंगे बैकस्लैश n के ज़रिए। और अगर हमें हॉरिजॉन्टल टैब देना है, सही है, मतलब हम लोगों को जो है वो हॉरिजॉन्टली स्पेस देना है, एक टैब मतलब 4 स्पेसेस हम लोगों को देने हैं, तो उसके लिए जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं \t। अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। देखो जैसे मैंने यहाँ पे ये रन किया तो क्या आ रहा था, कोई गैप नहीं है, सब एक लाइन में प्रिंट हुआ हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, वेलकम टू लेक्चर के बाद लिख देंगे \n। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब देखो वेलकम टू लेक्चर माय नेम इज़ जावेद अलग अलग लाइंस में आ गया। अच्छा ये वेलकम टू लेक्चर के बाद \n लिखने के बजाय हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं \n। बस इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होना चाहिए, सही है। अब अगर हम लोग दोबारा ये करें तो देखो सेम रिज़ल्ट आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं है, नो डिफरेंस। अच्छा अगर हमें 2 लाइन का गैप चाहिए तो हम लोग दोबारा से यही कर देंगे \n। अब देखो बीच में एक और गैप आ गया, सही है। नेक्स्ट लाइन मतलब सबसे पहले जो है वो यहाँ पे कर्सर था, उसके बाद यहाँ पे आया, फिर उसने जब पढ़ा तो दोबारा उसके पास क्या आया \n, फिर उसने यहाँ पे आया, फिर इसने आगे का प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट लाइन प्रिंटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो हम लोग हॉरिजॉन्टल टैब दे सकते हैं, वो किस तरह होता है \t, सही है। अब देखो ये आ गया 4 से 5 स्पेसेस का गैप। अब दोबारा से अगर \t दबाएंगे हम लोग तो देखो बीच में और हॉरिजॉन्टल गैप आ गया, सही है। इसी तरह से हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि हम लोग अपना इधर सबसे पहले \n दबाएं और इसके बाद \t। ठीक है, अब देखना थोड़ा और अलग तरह से प्रिंट हुआ आएगा, वेलकम टू लेक्चर माय नेम इज़ जावेद, सही है। तो इस तरह से आप लोग जो हो वो इसको ख़ुद से देख सकते हो कि भाई हम लोगों ने किस किस तरह से सारा काम करना है, सही है, कि हम लोग इसको और किस किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं, हम लोग और क्या मतलब खुद से कर सकते हैं। क्योंकि देखो प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको आप लोग जब तक खुद से नहीं करोगे ना, खुद से एग्जीक्यूट नहीं करोगे, खुद से जब तक आप लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, गलतियाँ नहीं करोगे, तब तक आप सीखोगे नहीं, सही है। तो ट्राई इट बाय योरसेल्फ। और अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा टास्क है, अगर आप लोग अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को डेवलप करना चाहते हो तो आप लोग जो हो वो अपना नाम, मतलब जैसे माई सेल्फ होता है ना कि मेरा नाम ये है, मेरा डिपार्टमेंट ये है, मेरी यूनिवर्सिटी ये है, और साथ में अगर आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर हो चुका है तो मेरी GPA ये है, सही है। तो आप इसको प्रिंट करो नेक्स्ट लाइन में, सही है। जैसे कि होता है ना, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है, अलग अलग लाइन में प्रिंट हुआ हुआ है और बीच बीच में ऐसे गैप भी आ रहा है \t से। तो आप लोगों का काम है इस तरह से बस कुछ भी करो और ये 3 से 4 जो चीज़ें बताई हैं ये करके ख़ुद से देखो कि ये आप लोगों से हो रहा है या नहीं हो रहा। सिंपल ऐसे ही होगा, इन्वर्टेड कॉमास के बीच में सब चीज़ें आएंगी, सी आउट और ये लेस देन का साइन और फिर ये सब, ठीक है। अच्छा कोई भी अगर हमारे पास कंपाइलर है तो उसके हवाले से बस एक लास्ट चीज़ बता दूँ। क्या होता है कि
लाइन बाय लाइन चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं। मतलब जब मैं रन का बटन दबाऊंगा तो सबसे पहले जो है वो लाइन नंबर 1 पड़ेगा। इसके अंदर इसको पता चलेगा कि भाई हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, मतलब आईओ स्ट्रीम नाम की जो लाइब्रेरी है उसको प्रोग्राम में इंक्लूड कर दो, मतलब कि मैंने इसका फंक्शन यूज़ करना है। अब अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो देखना मेरे पास ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है भाई ये सी आउट क्या है। देखो लिखा हुआ है सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। तो सी आउट कौन से स्कोप में, कौन सी लाइब्रेरी में डिक्लेयर हुआ हुआ है? सी आउट डिक्लेयर हुआ हुआ है इस लाइब्रेरी में। अब देखना ही चल जाएगा, सही है, इस तरह से। अच्छा, तो ऐसा भी नहीं है कि अब जो है वो हम लोग इस हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम को उठाएं और अपना प्रोग्राम जहाँ पर एंड हो रहा है लाइन 7 उसके बाद में लिख दें। उसके बाद में अगर हम लोग लिख के रन करते हैं तो भी ये एरर दिखा रहा है, ठीक है, कि सी आउट जो है वो इंक्लूड ही नहीं है। फिर से वही एरर दिखा रहा है ना, क्योंकि इट डजेंट नो दैट व्हाट सी आउट इज़। अच्छा, तो इसको किस तरह से हम लोग करते हैं ये देखें, नहीं आ रहा। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम की लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है, ठीक है। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन से मतलब ये कि सबसे पहले जो है वो लाइन नंबर 1 को रन करेगा, फिर लाइन नंबर 2 पर आएगा, देन 3, 4, 5 एंड सो ऑन, सही है। तो इसकी वजह से जो है वो हम लोग ये नहीं कर सकते। दूसरे कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग पाइथन की बात करें, खैर वो दूसरी बात है, उसको रहने दो। C++ के हवाले से, इस IDE के हवाले से ये बात बस लिख लो कि सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम करना है। उसके बाद बार बार std : से बचने के लिए यूजिंग नेम स्पेस std एक ही बार में लिखना है यहाँ पर। और उसके बाद इंटीजर मेन के अंदर सारी जो हमारी मेन लूप में कोडिंग चल रही होगी, जितनी भी हमारी मेन लूप की कोडिंग होगी वो हम लोग लिखेंगे। अब मेन लूप की कोडिंग का मेन मकसद जो होता है वो ये होता है कि सबसे पहले कंप्यूटर इसको एग्जीक्यूट करेगा, सही है, मतलब जब हम लोग सी आउट पे जाएंगे। अब आप लोगों का जो टास्क था वो आप लोग खुद से करो, और अगर कोई भी मसला होता है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अब बस वेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो का, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।